Hello students, today we are going to start new topic of chapter 10 from physics and science book and that is defects of eye. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट एंड आज के लेक्चर में हम डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डिफेक्ट्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं बट एनसीईआरटी में आपको सिर्फ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया दिया हुआ है. सो क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर इन्हीं पे से आते हैं. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया एंड न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पर. तो हम डिस्कस सभी करेंगे लेकिन आपको सबसे अच्छे से याद जो करनी है, जिनकी प्रैक्टिस करनी है, वो टॉपिक्स हैं आपके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. सो लेट्स स्टार्ट. मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस भी होता है. नियर साइटेडनेस है लेकिन इसमें दिखाई दूर का नहीं देता है. मीन्स नियर का, पास का क्लियर दिखाई देता है और दूर का धुंधला, ब्लर दिखाई देता है. सो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता. इसका दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस. और ये क्यों होता है? या तो आई बॉल के बड़ा हो जाने से या लेंस के बड़ा हो जाने से. और इसको कैसे करेक्ट किया जाता है? यस, यू आर राइट. डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्केव लेंस यूज़ करके. सो पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. It is a kind of defect in human eye due to which a person can see near objects clearly. Means ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कोई व्यक्ति पास का साफ देख सकता है बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट, दूर की रखी वस्तु साफ नहीं देख सकता. द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना. और इमेज क्या होती है? रेटिना से पहले ही बन जाती है. मीन्स जो फार पॉइंट था वो, और जो फार थी वस्तु, जो बहुत दूर थी वस्तु, वो ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत ही ज़्यादा दूर है. अब वो उसको दिखाई नहीं दे रही. रेटिना से पहले ही बन रही है इमेज उसकी. और ऐसा क्यों हो रहा है? फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेंस बड़ा हो जाता है इसका, या फिर आई बॉल बड़े हो जाती है. सो ये क्यों होती है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. या तो इसका कर्वेचर बड़ा हो जाता है, और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, या फिर ये आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है. और साइज़ बड़ा होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. सो इस डिफेक्ट में क्या होता है? आई बॉल बड़ी हो जाती है या फिर लेंस का कर्वेचर बड़ा हो जाता है. एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके? एलोंगेशन ऑफ आई बॉल एंड एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस. और होता क्या है इसमें? इमेज रेटिना से पहले बन जाती है. इमेज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना. कैसे ठीक किया जाता है इसको? कॉन्केव लेंस यूज़ करके. सो देखो इसमें क्या लिखा है. ये आपका मायोपिक आई है जिसमें इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आ रही थी. इनफाइनाइट क्या होता है? आपका फार पॉइंट. नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है और नियर पॉइंट 25 होता है. बट इस आई के लिए, जो मायोपिक आई है जिसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें फार पॉइंट इनफाइनाइट से पैरेलल आने वाली रेज रेटिना से पहले ही मीट हो रही हैं. तो रेटिना से पहले रेज मिल रही हैं तो क्या होगा? इमेज ब्लर हो जाएगी. रिफ्रैक्टेड रेज मीट बिफोर द रेटिना एट पॉइंट सी. ब्लर्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट. और जो इसका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वहाँ से ठीक दिख रहा है इसको, वहाँ से इमेज रेटिना बन रही है. तो फार क्या हो जाता है? फार पॉइंट इसका डिक्रीज़ हो जाता है. ज़रूरी नहीं है 25 होगा, 25 से थोड़ा और मतलब कि इनफाइनाइट से कम होगा. बट हो सकता है 25 से ज़्यादा 30 सेंटीमीटर का दिख रहा हो, 40 का दिख रहा हो. ये होता है नियरेस्ट पॉइंट. सबसे ज़्यादा पास में हम कितने पास से देख सकते हैं, वो आपका 25 होता है. 25 से दूर आप कितना भी देख सकते हो, बट 25 से अगर आप पास लाओगे तो चीज़ें आपको ब्लर दिखेंगी. जैसे कि 25 सेंटीमीटर से पास, ज़्यादा पास लाकर आप कोई भी
बुक वगैरह रीड नहीं कर सकते हो, तो जहाँ से आप क्लियर देख सकते हो वो मिनिमम नियरेस्ट पॉइंट आपका 25 होता है। ये दिखाया है यहाँ पे कि नियर पॉइंट से सही इमेज बन रही है रेटिना पर, बट फार पॉइंट से इमेज पहले बन रही है रेटिना से पहले, तो इमेज कैसी हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। सो फार पॉइंट फॉर मायोपिक आई क्या होता है, फार पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, इनफाइनाइट से कम हो जाता है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो हमने यहाँ पर बीच में एक कॉन्केव लेंस लगाया, जिससे जब पैरेलल रेज आ रही थी तो ये लेंस क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है, पैरेलल रेज को कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर देता है। तो जब ये डाइवर्ज होंगी तो ऐसा लगेगा जो नियर पॉइंट था वहाँ से आ रही है रेज, जैसे नियर पॉइंट्स ऐसे दिखाते हैं, तो जब ये डाइवर्ज रेज को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा इस नियरेस्ट पॉइंट से आ रही है। तो ये डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्केव लेंस क्या करता है, फार पॉइंट को नियर पॉइंट बना देता है डाइवर्ज करके रेज को। तो अब इसके लिए, इस आइज़ के लिए जो फार पॉइंट था वो नियर पॉइंट हो गया, किस वजह से, इस कॉन्केव लेंस की वजह से। तो नियर से तो इसको साफ दिखता है, तो क्या होगा, ये डाइवर्ज रेज रेटिना पर मीट हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सो करेक्शन कैसे किया हमने, यूजिंग कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अब क्या होता है, शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट पर था ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज अब क्लियर दिख रही है, क्योंकि कॉन्केव लेंस ने फार पॉइंट को नियर पॉइंट बना दिया। ठीक है, ये नियर पॉइंट हो गया, यहाँ दिखा दिया। इनफाइनाइट को हम दिखा थोड़ी सकते हैं ऐसे पॉइंट की तरह, इनफाइनाइट को हमेशा हम पैरेलल रेज दिखाते हैं, जैसे स्टार, मून, ये सब बहुत दूर हैं, तो इनके लिए अगर हम कभी ऑब्जेक्ट मानेंगे इनको तो हम पैरेलल रेज से दिखाएंगे। सन के लिए भी हम पैरेलल रेज लेते हैं इसीलिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, अब आपका नियरेस्ट पॉइंट हो गया। किस लिए हो गया, क्योंकि कॉन्केव लेंस ने डाइवर्ज कर दिया। अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में आपको सेम इसी तरीके से लिखना है। मायोपिक आई क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना. Myopia occurs due to excessive curvature of the eye lens and elongation of the eyeball. फिर आपको इमेज शो कर देनी है कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज रेटिना से पहले मिल रही हैं और नियरेस्ट पॉइंट से रेटिना पर मिल रही हैं। तो नियरेस्ट पॉइंट से इसको क्लियर दिख रहा है और फार पॉइंट से इसको ब्लर दिख रहा है। करेक्शन किया आपने कॉन्केव लेंस लगाकर, कॉन्केव लेंस ने फार पॉइंट को नियर पॉइंट बना दिया और इमेज बन गई रेटिना पर। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। फार मीन्स दूर, तो यहाँ पर आपको दूर का साफ दिखाई देगा लेकिन पास का ब्लर दिखेगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें क्या हो रहा है, हमें दूर की वस्तु साफ दिख रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, या फिर हम डिस्टिंक्टली भी लिखते हैं। क्लियरली को हम कई बार डिस्टिंक्टली भी लिखते हैं कि एकदम क्लियर, अलग अलग एक एक चीज़ है ना। तो यहाँ पर आप डिस्टिंक्टली वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इमेज फॉर्म्स आफ्टर द रेटिना। अब देखो इमेज पहले वाले में क्या होता, रेटिना से पहले बन रही थी क्योंकि एक आई बॉल बड़ा हो गया था, अब रेटिना के पीछे बनेगी तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, आई बॉल छोटा हो जाएगा। इमेज फॉर्म्स आफ्टर द रेटिना, इट हैपन्स ड्यू टू, देखो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस। पावर ऑफ आई लेंस या तो डिक्रीज हो रही है, मीन्स इंक्रीज इन फोकल लेंथ। यहाँ पर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, सॉरी मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज होती है। तो शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, या तो आई बॉल शॉर्ट हो जाएगी, इसको हम क्लियर करेंगे, चलो सॉरी। तो
आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिफेक्ट क्यों होता है, डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, या तो पावर आई लेंस का पावर घट जाता है या फिर आई बॉल छोटा हो जाता है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। और क्या होता है इसमें, कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो पास की ऑब्जेक्ट था, नियर ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज जो बन रही है वो रेटिना के बाद बन रही है, और जो फार ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज ठीक बनेगी रेटिना पर। ठीक है, यहाँ पर एन बनाऊंगा, यहाँ ओ बनाऊंगा। जो पास में है होगी ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बनेगी रेटिना के पीछे, और जो दूर होगी ऑब्जेक्ट उसका इमेज रेटिना पर ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना ऑफ ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पर हम एन लिख देते हैं, नियर पॉइंट। और बी में क्या हो रहा है, नियर पॉइंट इंक्रीजेज मोर देन 25 सेंटीमीटर। अब इसको क्या हो रहा है, जब हम मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर से देख सकते थे, अब हम 25 से ज़्यादा चाहिए, अब हमें 25 की जगह 30 से दिख रहा है। आपने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, या फिर बुज़ुर्ग भी नहीं होंगे तो कुछ लोग जिनके चश्मा लगा होता है, वो अखबार पढ़ते हैं या नोटबुक पढ़ते हैं या फ़ोन में नंबर देखते हैं, तो फ़ोन को दूर करके देखते हैं। फ़ोन को दूर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस 25 था अब वो इंक्रीज़ हो गया, तो उनका नियर पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें दूर का क्लियर दिखता है, पास का ब्लर दिखता है। तो क्या करेंगे, वो पास की वस्तु को दूर रखेंगे। तो यहाँ पर ये दिखा है कि नियरेस्ट पॉइंट उसका रेटिना के पीछे बन रहा है, बट जो दूर है पॉइंट उसका उसको सही दिखेगा, रेटिना पे बनेगी इमेज। करेक्ट कैसे करते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस लगाकर। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्स करता है, रेज को कन्वर्स करेगा ऐसे। तो क्या होगा, देखो जब ये ऐसे कन्वर्स होंगी तो ऐसा लगेगा कि रेज और पीछे से आ रही है, तो और पीछे से इनको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये नियर 25 था यहाँ पर, यहाँ तक की जो डिस्टेंस 25 थी, जब इसको दूर ले जाएंगे तो ये 25 से बढ़ जाएगी, 30, 35 ऐसे इंक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया है, रेज को कन्वर्स किया है, और ये कन्वर्जिंग रेज आई लेंस से फिर रेटिना पर जाती हैं और शार्प इमेज बनाती हैं। सो हाइपरमेट्रोपिया में हमने क्या पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें हमें दूर का साफ और पास का ब्लर दिखता है। ठीक है, पास का ब्लर दिखेगा, दूर का साफ दिखेगा। ठीक कैसे करते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, जो कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्या करते हैं, रेस को कन्वर्स करेगा जिससे रेटिना पे क्लियर इमेज बनेगी। तो बताइए आप, अभी आपने क्या पढ़ा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, यस, दूर का ब्लर दिखता है, इसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस। मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में हमें दूर का ब्लर दिखता है, और फार साइटेडनेस में हमें पास का ब्लर दिखता है। मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बनती है, बिफोर रेटिना, इसमें आफ्टर रेटिना। इसको कैसे करेक्ट करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करके। कैसी होती है इमेज कॉनकेव की, इसको कैसे यूज़ ठीक करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। ये कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस, और ये कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस। मायोपिया क्यों होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ये क्यों होता है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, या फिर इंक्रीज इन पावर ऑफ
डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेसबायोपिया, जिसे हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। प्रेसबायोपिया क्या होता है? इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों कंडीशंस होंगी, मतलब दूर का भी ब्लर दिखेगा और पास का भी ब्लर दिखेगा। ये ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल में होता है, इसलिए इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसको करेक्ट कैसे करते हैं? बाईफोकल लेंस यूज करके, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच अ ह्यूमन आई which occurs due to aging means बुढ़ापे के कारण। it happened due to the following reason। क्यों होता है? decrease in flexibility of eye lens, या तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? हमने पढ़ा था कि आई लेंस छोटा या बड़ा होता है, छोटा या बड़ा नहीं, मीन्स कर्वेचर। आई लेंस जब ऑब्जेक्ट पास होती है तो वो कर्व्ड हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वो फ्लैट हो जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है, कर्व्ड होना, ये फ्लैट होना। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है? दूर या पास का दिखना कम हो जाता है, ब्लर होने लगती हैं चीज़ें। और ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल। अब आई लेंस को कंट्रोल कौन करता है? सीलियरी मसल। तो अगर सीलियरी मसल या आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में से कुछ भी कमज़ोर हुआ है तो क्या होगा? प्रेसबायोपिया होगा। इन दिस अ पर्सन may suffer both myopia and hypermetropia. It is corrected by using bifocal lens। बाईफोकल लेंस आपने देखा होगा, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मोटा सा होता है, ऐसे सर्कुलर सा हेमिस्फीयर टाइप का। क्यों होता है? क्योंकि नीचे आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ऊपर आपका कॉनकेव लेंस है। इसको हम बाईफोकल लेंस बोलते हैं, जिसमें दोनों तरीके की फोकल लेंथ हो। अब ये तीनों टॉपिक तो आपके एनसीईआरटी के टॉपिक थे। एनसीईआरटी से अलग भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आई डिफेक्ट्स हैं, जिसमें एक आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को हम सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें सीधी चीज़ें कर्व्ड दिखाई देती हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है? इट इज़ द डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन नॉट फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन्स एट द सेम टाइम। मतलब इसमें क्या हो रहा है? कोई पर्सन एक ही टाइम पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पर फोकस नहीं कर पा रहा। उसे ये स्ट्रेट लाइन कैसी दिख रही है? कर्व्ड दिखती है, उसे ये लाइन कर्व्ड दिखती है। इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम, और इसको करेक्ट भी सिलेंड्रिकल लेंस के थ्रू किया जाता है। द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट clearly only in the one plane. It is caused by an irregular shape of cornea। आपकी इमेज कहाँ बनती है? कॉर्निया पर। तो अगर कॉर्निया की शेप इरेगुलर हो जाए, मीन्स अच्छी सी शेप ना हो इसकी, तो क्या हो जाएगा? ये कर्वेचर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म मीन्स सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम। रिमेंबर ऑलवेज, इफ़ अ पर्सन कैन नॉट focus at one plane at a time, if a person cannot focus at both plane at a time, horizontal and vertical plane at a time, this problem is called cylindrical problem। क्या है ये? It is a defect in which a person cannot focus on horizontal as well as vertical line at the same time, so the person can see objects clearly only in the one plane। मीन्स उसको या तो ऐसे वाली चीज़ें दिखाई देंगे या फिर ऐसे वाली चीज़ें दिखाई देंगी, एक साथ दोनों चीज़ें नहीं दिख सकता। अगर कहीं पर चेक बनी है तो उसको एक लाइन कर्व्ड दिखाई देगी और एक लाइन सीधी दिखाई देगी। एंड इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग ए सिलेंड्रिकल लेंस। देखिए यहाँ पर ये आपका कोई रियल ऑब्जेक्ट है, बट उसको कर्व्ड
कर्वेचर के रूप में कर्व्ड दिखाई दे रही हैं चीज़ें, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करके। यहाँ पर ये थोड़ा कर्व्ड बना है, तो कैसा लेंस यूज़ किया हमने इसके लिए? सिलेंड्रिकल लेंस। यस, आई होप एवरी टॉपिक इज क्लियर। गुड। नेक्स्ट टॉपिक आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को क्या कहते हैं? यस, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आपने सुना भी होगा। क्या होता है इसमें? लेंस के आगे कोई लेयर आ जाती है प्रोटीन की, जिस वजह से लेंस धुंधला हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती। मोस्ट कैटरेक्ट हैपन बिकॉज ऑफ नॉर्मल चेंजेस इन योर आइज एज यू गेट ओल्डर। जब कोई, सभी में नहीं होती है ये, कुछ लोगों में होती है जिनका अच्छे से बॉडी फंक्शन वर्क नहीं करता है और प्रोटीन जमा हो जाता है आई लेंस पे। समटाइम्स ड्यू टू, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा था? मोस्ट कैटरेक्ट हैपन बिकॉज ऑफ नॉर्मल चेंजेस इन योर आइज एज यू गेट ओल्डर। जब कोई ओल्डर मीन्स बूढ़ा होने लगता है, एज का होने लगता है, तब होती है ये दिक्कत। समटाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है? एक बहुत थिन लेयर होती है, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओवर द क्रिस्टलाइन लेंस। जब क्रिस्टलाइन लेंस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन बन जाती है, ऑफ सम पीपल इन द ओल्ड एज द आई लेंस बिकम हेजी। जब ओल्ड एज में कुछ व्यक्ति की आँखों के ऊपर ये मेम्ब्रेन बन जाती है, तो क्या हो जाता है? आई लेंस हेजी मीन्स धुंधला या फिर ओपेक हो जाता है। ओपेक अपारदर्शी, जिसमें से कुछ ना दिखाई दे। तो अब लेयर अगर मोटी होगी तो लेंस ओपेक हो जाएगा, और अगर लेयर पतली होगी तो हेजी होगा, ब्लर। दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। दिस कंडीशन अफेक्ट्स द क्लियरिटी ऑफ विजन। ऑब्वियसली अगर लेंस के ऊपर, अगर शीशे के ऊपर हम पर्दा लगा दें तो क्या होगा? क्लियरिटी इफ़ेक्ट होगी, हमें धुंधली दिखाई देंगी चीज़ें। सो कैसा दिखाई देता है इसमें? या तो पार्शियली या होली ब्लर हो जाती हैं चीज़ें। हेजी होगा तो कैसे दिखेगा? उसको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, मीन्स पार्शियली दिखेगा। ओपेक होगा, ओपेक मीन्स जिसमें से कुछ ना दिखा, जैसे दीवार है, दीवार में से हमें दीवार के ऊपर कुछ नहीं दिखता, तो ओपेक होगा तो क्या होगा? फुल्ली अफेक्टेड होगी उसकी विज़न, उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? इट कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी, या तो इसकी सर्जरी होती है। वेयर द क्लाउडेड लेंस इज रिमूव्ड, जिसमें क्या होता है? जो आई लेंस होता है उसको हटा दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। एंड रिप्लेस्ड विद एन आर्टिफिशियल लेंस। देखो इसमें एक ही लिखा है, या तो उस आर्टिफिशियल लेंस को लगाते हैं पहले वाले लेंस को हटाकर, या फिर अगर उसकी मेम्ब्रेन जो है थोड़ी हल्की 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 है तो क्या होता है? उस मेम्ब्रेन को हटा दिया जाता है अगर पॉसिबल है। अगर उस लेयर को हटाना पॉसिबल नहीं है तो फिर लेंस को चेंज करना ही सॉल्यूशन होता है। तो क्या करते हैं? उस लेंस को रिमूव करते हैं और आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। ओके, नाउ योर न्यू टॉपिक, प्रिज्म। लेट्स स्टार्ट द प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या होता है? कांच का बना होता है, जैसे कि ये आपके पास रेक्टेंगल है, ऐसे ही आपके पास 3 रेक्टेंगल है। एक इधर जोड़ दिया आपने, एक दूसरी साइड ऐसे, ठीक है, दूसरी साइड लगा दिया, और एक नीचे की तरफ लगा दिया। और जो ये इधर और पीछे की साइड है ट्रायंगल बने, इधर तो एक इधर और एक इधर लगा दिया। तो दोनों तरफ आपने क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया, प्लेन ग्लास प्लेट लगाई है। एक ये रेक्टेंगुलर ग्लास है, एक दूसरी साइड है रेक्टेंगुलर ग्लास, एक नीचे है, तो 3 रेक्टेंगुलर ग्लास हो गए। ट्रायंगल एक इधर लगाया है और एक पीछे की साइड लगाया है। ट्रायंगल कितने हो गए? 2। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? इस ट्रायंगल वाले पार्ट को, चाहे इधर से या दूसरी साइड से, आप इसको ऐसे रखोगे, और जब आप इसको ऐसे रखोगे तो इसमें एक तरफ से रेज ऑफ लाइट डालोगे आप। मान लो इधर से रेज आ रही है, इधर से निकलेगी,
इधर से ऐसे, ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन। देखो 9 चैप्टर में आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जब आप किसी प्लेन मिरर पे रे इंसिडेंट कराते हो, अगर प्लेन मिरर नीचे से पेंटेड है, इस पे नीचे पेंट हो रहा है, तो क्या होगा? सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मीन्स वापस चली जाएगी। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है कम्प्लीटली, तो यहाँ पर कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर ये लेयर नहीं है तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रिफ्रैक्ट होगी। कुछ क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। ये नॉर्मल है आपका। तो जब एयर से डेंस मीडियम में, मीन्स मिरर को पार करके, मिरर है यहाँ पर डेंस, जब एयर से डेंस में आती है तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंट होती है। तो ये देखो रे ऐसे आ रही थी बट ये थोड़ी बेंट हो गई। इसको हम कहते हैं साइन एंगल आई, इसको एंगल आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला हो, सॉरी हाँ, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इधर होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर हम केवल 2 चीज़ों की बात करेंगे, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये मिरर जो प्रिज्म में यूज़ हुए हैं वो ट्रांसपेरेंट है, और जब कोई ट्रांसपेरेंट होगी तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होगा ही, बट प्रिज्म में हम ओवरऑल सारा रिफ्रैक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। सो एक और चीज़, जब एयर से डेंस में आ रही है तो नॉर्मल की तरह झुक रही है, और जब इधर से मतलब डेंस से एयर में जाएगी तो नॉर्मल से तो दूर हटेगी। प्रिज्म क्या होता है? ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस। अभी मैंने जैसे बताया कि इसके पास 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। और क्या होता है? 3 रेक्टेंगल होते हैं, एक रेक्टेंगल इधर, दूसरा इधर, तीसरा नीचे। 3 रेक्टेंगुलर बेसेस। These surfaces are inclined to each other। अब क्या होता है? ये जो सरफेस है ये एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। इंक्लाइंड मीन्स झुके हुए। जो ढाल होता है उसको हम इंक्लाइंड प्लेन भी बोलते हैं। Inclined to each other. The angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism। अब देखो ये इसके लेटरल फेसेस हैं, एक इस तरफ वाला, एक दूसरी तरफ वाला। सो ये लेटरल फेसेस के बीच का जो ये एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। PE इज द इंसिडेंट रे। चलो इसमें आप इमेज देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया ट्रायंगुलर क्या होता है? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस। इसके पास 2 ट्रायंगल बेस होते हैं, एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, लेटरल सरफेसेस। और ये सरफेस कैसे होते हैं? एक दूसरे की तरफ झुके हुए, इंक्लाइन टू ईच अदर, और इनके बीच के एंगल को, एंगल बिटवीन इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इन दोनों लेटरल फेसेस के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ अब यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन देखते हैं कैसे होता है। सो देखो यहाँ पर ये PE क्या है? आपका इंसिडेंट रे, एयर, और ये क्या हो गया? आपका मिरर डेंस में जा रहा है, तो एयर से जब डेंस में जाएगा तो हमने इस मिरर पे ऐसे, इसको प्लेन मिरर समझो, ये आपका प्लेन मिरर था ट्रांसपेरेंट। इस प्लेन मिरर से जब आप रे इंसिडेंट करवाओगे तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। अब मिरर से बाहर जाना है, मीन्स डेंस से एयर में जाएगी, तो क्या होगी? नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इस वाले मिरर के लिए ये नॉर्मल है, देखो इसको ऐसे ढक दो, ये मिरर हो गया। इस मिरर पे हमने एक नॉर्मल, अगर हम इसका इतना पार्ट देखें तो क्या होगा?
देखो इसको सिंपल समझो ऐसे, ये एक मिरर रखा है, इस मिरर पे हम ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसको उल्टा भी रख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे देख लो। देखो ये एक मिरर है, मिरर में हम डेंस अंदर, शीशे के अंदर से आ रही है रोशनी, तो डेंस से एयर में जाएगी, इधर क्या है एयर, ये इसका नॉर्मल है। तो जब डेंस से एयर में आएगी तो क्या होगा, इस नॉर्मल से दूर हटेगी। तो देखो एयर से डेंस में आई, नॉर्मल की तरफ बेंट हुई, अब इस बार नॉर्मल इधर है, तो ये डेंस से एयर में जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में होगा इंसिडेंट एंगल, फिर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर नॉर्मल और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड हुई है एयर की तरफ, इसको हम इमर्जेंट एंगल बोलते हैं और इसको इमर्जेंट रे। तो रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है समझ में आया, एयर से डेंस नॉर्मल की तरफ बेंट, डेंस से एयर नॉर्मल से दूर, यहाँ तक क्लियर है। अब इस इमर्जेंट रे को जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं और इसको भी एक्सटेंड करते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं इन दोनों रेज के बीच का एंगल, उस पॉइंट पर कौन सा एंगल बनाता है, डाइवर्जेंट एंगल। ठीक है, इसको हम डाइवर्जेंट रे भी बोलते हैं और इसको हम इमर्जेंट एंगल भी बोलते हैं। सो इधर देखिए, PE इज़ द इंसिडेंट रे, PE क्या है आपकी इंसिडेंट रे, EF इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, EF क्या है रिफ्रैक्टेड रे, FS is the emergent ray, FS emergent ray. The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend away from the normal. This angle is called the angle of deviation. अभी जो इसकी ऐसी शेप है ये क्या करती है, इसको रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे को बेंड करवा देती है नॉर्मल से दूर। अब ये जो नॉर्मल से दूर जा रही है ये पीछे एक्सटेंड करके हमने देखा कि कितनी डाइवर्ज हो रही है, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये क्या हुई, ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो कितने एंगल पर डाइवर्ज हुई उसे हम डाइवर्जेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये यूज़ होता है जब हमें इस जिस चीज़ का ये बना है प्रिज्म उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, उस समय ये पता चल जाता है कितना रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो बन रही है वो कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट करेगी, इसलिए हम रिफ्लेक्शन निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचने का, हमने इसमें अभी तक इतनी ही पढ़ा है। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस होती हैं और ये एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं, और इन इंक्लाइंड लेटरल फेसेस के बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, जिसमें PE रिफ्रैक्शन में हम क्या बताते हैं, PE इंसिडेंट रे है, EF रिफ्रैक्टेड रे है और FS इमर्जेंट रे है। और प्रिज्म की जो पिक्युलर शेप है वो क्या करती है, प्रिज्म इमर्जेंट रे को बेंड करवा देती है नॉर्मल से दूर। इमर्जेंट रे को कहाँ बेंड करवाया इसने, नॉर्मल से दूर, और जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जितने एंगल पे इसको डेविएट करवाया वो एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर भी लिखा है PE क्या है आपका इंसिडेंट रे, EF रिफ्रैक्टेड रे और FS इमर्जेंट रे, और A क्या है आपका एंगल ऑफ द प्रिज्म, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, E एंगल ऑफ इमर्जेंस, D एंगल ऑफ डेविएशन। कहीं कहीं पर हम D को डेल भी लिखते हैं, तो ये डेल या D क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इस पर एक न्यूमेरिकल होता है जिसके लिए फॉर्मूला है, N क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे पानी का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ऑयल का अलग होता है, किसी अलग सॉल्यूशन का अलग होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो हर एक मैटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है साइन A प्लस DM या डेल M बोल सकते हो, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2।
DM क्या है यहाँ पर? मिनिमम डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ पर्टिकुलर कलर। अब जब हम डिस्पर्सन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो हम देखेंगे कि जो रे इमर्जेंट रे डेविएट हो रही है वो अलग अलग एंगल पर डेविएट होंगी, कोई यहाँ आएगी, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो सभी का डेविएशन एंगल अलग होगा। तो इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलर कलर कहा है कि हर एक कलर के लिए अलग अलग होता है DM। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका एक्टिविटी थी जो मैंने आपको सिंपली बता दी है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। अब डिस्पर्सन पढ़ने वाले हैं हम। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन लाइट के फैलने को डिस्पर्सन कहते हैं। कैसे फैलता है ये? एक वाइट लाइट होती है जो कई रंगों में बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब आप बबल बनाते हो सॉप के या शैम्पू के तो वो कलर दिखाते हैं। ऑयल, अगर ज़मीन पर ऑयल बिखर जाता है तो उसमें भी कलर शो होते हैं। बारिश आती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो ये कलर्स जो हमें दिखाई देते हैं वो डिस्पर्शन की वजह से दिखते हैं। वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है, बट जाती है कई रंगों में। ठीक है, लेट्स लुक। In 1866, Sir Isaac Newton observed that when the white light of the sun is passed through a prism, it deviates from its path and bend towards the base of the prism। अभी हमने देखा कि जो प्रिज्म था इसमें जो लाइट आ रही थी वो डेविएट हो रही है और एक एंगल पर बेंड हो रही है। किसकी तरफ? प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो रही है। तो आइजैक न्यूटन ने क्या देखा? जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हो या फिर पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। ये क्या हो रही थी? डेविएट हो रही थी एक एंगल पे डेविएट हो रही थी और बेस की तरफ बेंड हो रही है, बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। एंड अ कलर बैंड ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड ऑन अ वाइट ऑब्जेक्ट, या फिर आप कर्टेन भी बोल सकते हो, ऑन अ वाइट ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। और क्या देखा उन्होंने? जब ये वाइट लाइट प्रिज्म पर आ रही है तो ये डेविएट तो हो रही है बट ये 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है। और कहाँ दिख रही है? हमने एक सामने वाइट पर्दा लगाया है, वाइट वॉल है, उस पर ये 7 कलर्स उनको दिखाई दिए, जिसको कलर बैंड बोला है। आगे अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड अ कलर बैंड ऑफ light is formed on a white object on the other side of the prism. One end of this band is red and other is violet। और ये जो हमें बैंड मिला इसका एक एंड कैसा है? रेड, और दूसरा एंड कैसा है? वायलेट। इन बिटवीन दिस, और इसके बीच में डिफरेंट कलर्स आर स्प्रेड इन अ कंटिन्यूअस मैनर। और इसके बीच में बहुत सारे कलर्स कंटिन्यूअस बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। सम मेन कलर्स अपीयर इन दिस ऑर्डर। और कुछ कलर किस ऑर्डर में मिलते हैं हमें? विबग्योर हम शॉर्ट में बोलते हैं, विबग्योर, जिसमें से V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर yellow, O for orange, R for red. So what is the color order? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The group of different color produced in this way is called spectrum। और ये जो कलर मिले हैं इन कलर के बैंड को या क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और इस प्रोसेस को वाइट लाइट 7 कलर्स में जो डिवाइड हो रही है, इस प्रोसेस को the process of white light getting divided into its constituent color is called dispersion of white light। So अगर ये क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर में आता है तो आप केवल इतना लिख कर आएंगे, the process of white light getting divided into its constituent colors is called dispersion of white light।
वाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में डिवाइड होना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, और अगर ज़्यादा में आता है तो आप पूरा लिख सकते हैं, ज़्यादा में वैसे आता नहीं है, 1 या 2 नंबर में आएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने क्या किया, वाइट लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाया और देखा कि ये जो रे है वो बेस की, प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो रही है और अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, जिससे कलर बैंड मिलता है, जिसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, विबग्योर के फॉर्म में। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसमें सबसे ऊपर कौन होता है, रेड होता है, और सबसे नीचे कौन होता है, वायलेट। मीन्स सबसे ज़्यादा जो डेविएट हुआ अपने पाथ से वो कौन है, वायलेट कलर, और सबसे कम डेविएट कौन होता है, रेड कलर। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे कम डेविएट कौन होता है, रेड कलर, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन होता है, वायलेट कलर। सो कलर का मिलना, इन कलर के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं और इस प्रोसेस को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये रही आपकी पिक्चर। व्हेन वाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड bent towards the base of the prism and divided into the 7 colors into its constituent colors like violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. In this band, one end is red in color and the other end is violet. This band is called a spectrum and the process of white light getting divided into 7 colors is called the dispersion of white light. सो यहाँ तक आपका प्रिज्म कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रिज्म का एक और टॉपिक पढ़ा है जिसमें हम एक और प्रिज्म लगाकर वापस से वाइट लाइट ऑब्टेन करेंगे या प्राप्त करेंगे, और उसके बाद हम नेचुरल फिनोमिनास पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।